हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 8 ऑफ इवोल्यूशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट एरास पढ़े थे इवोल्यूशन के। अब हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मैन। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैन इवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस से। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, जो अर्ली मैन थे। ठीक है, 15 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। ये हेयरी थे, इनके बॉडी पे फुल हेयर्स थे। वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपांजी। ठीक है, गोरिल्ला और चिंपांजी की तरह ये चलते थे। ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक और रामापिथेकस मोर मैन लाइक। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा एप लाइक है और ये थोड़ा थोड़ा मैन लाइक दिखता था। ठीक है, उसके बाद 3 to 4 million years ago there were man like primates in ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, ये सब फॉसिल से हम लोगों को मिला है। ठीक है, फॉसिल्स के थ्रू हम लोगों ने ये एजम्पशंस किए हैं। ईस्टर्न अफ्रीका में 3 से 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स रहते थे। दे हैड ए हाइट अप टू 4 फीट, उनकी हाइट 4 फीट करीब रहती थी। एंड वॉकड अपराइट। ठीक है, ये इरेक्ट चलते थे, मींस पैरों पे चलते थे। दिस बिलीफ इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स फाउंड इन इथियोपिया। ठीक है, तंजानिया। ठीक है, ये फॉसिल्स पे बेस्ड है क्योंकि ऐसे फॉसिल्स हमको इथियोपिया और तंजानिया में मिले, ईस्टर्न अफ्रीका में मिले। ठीक है, क्योंकि 4 फुट के थे, मैन लाइक कैरेक्टर्स उनके बोन्स में दिखाई दिए और उनकी हाइट जो है बोन के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 4 फीट से ज्यादा नहीं होते थे। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो ये थे। ठीक है, लिव इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। ठीक है, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिलते थे। हंटेड विद स्टोन वेपन्स। ठीक है, स्टोन से बनाए हुए वेपन से ये हंटिंग करते थे, फ्रूट्स खाते थे। ठीक है, उसके बाद होमो हैबिलिस 2 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग। ठीक है, होमिनिड, ऑलमोस्ट ये ह्यूमन जैसे दिखते थे। ठीक है, थोड़ा स्कल और फेशियल कैरेक्टर जो है वो थोड़े अलग थे। ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 650 टू 800 सीसी थी। डिड नॉट ईट मीट, ये लोग मीट नहीं खाते थे। ठीक है, उसके बाद आए होमो इरेक्टस। ठीक है, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी थी। ये मीट खाते थे। ठीक है, और ये स्टोन्स का, वेपन्स का यूज करते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद होमो नियंडरथल। ठीक है, नियंडरथल मैन, इसको हम बोलते हैं 1 लाख टू 40,000 ईयर्स अगो। ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी। लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ठीक है, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये मिल रहते थे। ठीक है, यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, इन्होंने डिफरेंट एनिमल्स के स्किन को यूज किया अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, बरीड देयर डेड, डेड को ये अपने साथ वालों को जब वो मर जाता था उसको बरी करते थे। ठीक है, उसके बाद आया मॉडर्न में होमोसेपियंस। ठीक है, 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो, इसको हम आइस एज बोलते हैं। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्स अबाउट 18,000 ईयर्स अगो। ठीक है, और ये केव में आर्ट करते थे। ऐसी कुछ आर्ट्स हमको अभी भी मिली है जो डिफरेंट केव्स में हमको मिले, और उनका कार्बन डेटिंग करके हमने उनका एग्जैक्ट टाइम पता किया है। एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, इन्होंने एग्रीकल्चर धीरे धीरे स्टार्ट किया। ठीक है, कुछ जानवरों को जैसे काऊ को इन्होंने डोमेस्टिकेट किया, और काऊ ने ह्यूमन को बहुत हेल्प किया वाइल्ड से, एक वाइल्ड एनिमल से एक सोशल एनिमल बनने में। ठीक है, इसलिए काऊ का इतना इज्जत रहता है क्योंकि काऊ ने ह्यूमन को सपोर्ट किया, बाकी किसी जानवर ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अगर आप उस समय ह्यूमन ने शेर को अप्रोच किया होगा, टाइगर को अप्रोच किया होगा कि भाई हमारा हल जोतने में हेल्प कर दो, वो मार के खा गया होगा। बट काऊ ने सपोर्ट किया, काऊ ने एग्रीकल्चर में सपोर्ट किया, उसका मिल्क भी हमने लिया तो भी उसने जो है मना नहीं किया, हमारे ऊपर अटैक नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं काऊ ने ह्यूमन को वाइल्ड एनिमल से एक सोशल एनिमल में, एक सिविलाइज्ड एनिमल में कन्वर्ट करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, इसलिए उसका रिस्पेक्ट हमारे कल्चर में होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट होमोसेपियंस ने किया। ठीक है, अगर सीक्वेंस की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ड्रायोपिथेकस सबसे पहले, उसके बाद रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो नियंडरथल और होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। सीक्वेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, या कौन किसके बाद है उस तरीके के क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से ये होमिनिड फैमिली है, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन के अलग अलग रेंज में उसके स्कल कैसे होते थे वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, एक कंपैरिजन ऑफ द स्कल्स ऑफ अडल्ट मॉडरेट ह्यूमन बीइंग, ये अडल्ट ह्यूमन बीइंग का स्कल इस तरीके से दिखता है, बेबी चिंपांजी का स्कल इस तरीके से कुछ दिखता है, और एक अडल्ट चिंपांजी का स्कल इस तरीके से दिखता है। ठीक है, द स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक अडल्ट ह्यूमन स्कल देन अडल्ट ह्यूमन चिंपांजी स्कल। ठीक है, बेबी चिंपांजी का जो स्कल है वो ह्यूमन से ज्यादा मैच कर रहा है एज कंपेयर टू अडल्ट चिंपांजी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम चिंपांजी से सिमिलर है, कहीं ना कहीं हमारा इवोल्यूशन हुआ है, या फिर पैरेलल इवोल्यूशन हो सकता है कि ये भी थे, हम इवॉल्व कर गए, ये इवॉल्व नहीं कर पाए, ये वहीं के वहीं रुके हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते कि हम बंदर से आए हैं या चिंपांजी से आए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि सब पैरेलली इवॉल्व कर रहे थे, हम इवॉल्व कर गए, हमने कुछ ऐसी चीजें की जिससे हम इवॉल्व कर गए और ये वहीं के वहीं अटके हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट यहाँ पर। अब नेक्स्ट एक टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, एक लॉ है, हार्डी-विनबर्ग लॉ भी बोलते हैं इसको, जो इवोल्यूशन में जो फ्रीक्वेंसी चेंज होते हैं, ठीक है, कैसे इवोल्यूशन होता है, वो सारी चीजें इस प्रिंसिपल में बताई हैं। दो साइंटिस्ट थे, हार्डी एंड विनबर्ग। It says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation in the absence of disturbing factors. ठीक है, allele frequency क्या है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। allele frequency का मतलब है refers to how frequently a particular allele appears in a population. allele तो पता है, जेनेटिक्स में हमने पढ़ा था, जीन का, एक जीन के मल्टीपल वेरिएंट को हम allele बोलते हैं। ठीक है, तो एलील फ्रीक्वेंसी में पॉपुलेशन स्टेबल, अगर एलील फ्रीक्वेंसी जो पॉपुलेशन में स्टेबल है, कांस्टेंट रहेंगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर्स। ठीक है, अगर डिस्टर्बिंग फैक्टर्स नहीं है जो हम आगे बढ़ेंगे तो वो जो है स्टेबल रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। द जीन पूल, टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, टोटल जीन्स जितने भी हैं उस पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन में जितने भी जीन्स हैं, जैसे कि मेरे अंदर नहीं, जैसे आई की बात करें तो आई की जीन पूल क्या होगा, ब्लैक कलर की भी आई होगी, ब्लू भी होगी, ठीक है, ग्रीन भी आई हो सकती है ह्यूमन में, ब्राउन हो सकती है, तो वो पूरा आई कलर का जीन पूल होगा, ऐसे पूरा कंप्लीट जो जीन पूल होगा, ठीक है, रिमेन्स ए कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड ए जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जीन पूल जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है 20 बीटल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 20 बीटल्स जो है वो each beetle is a gene pool, the totality is the gene pool of that population। टोटल जो है वो पूरे इनके अंदर जितने भी जीन्स है वो सारे जीन पॉपुलेशन या जीन पूल कहलाएंगे। सम टोटल ऑफ द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, सारी एलेलिक फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो है 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल, कंसीडर इन ए डिप्लॉयड P and Q are the frequency of allele A, ठीक है, and A respectively। ठीक है, तो कोई डिप्लॉयड है ऑर्गेनिज्म, उसमें P and Q are the frequency of alleles A and small a respectively। फ्रीक्वेंसी ऑफ A क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल देखो P जो है वो A की फ्रीक्वेंसी है और Q जो है वो स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी है, तो डबल A हो गया तो P स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी ऑफ A और स्मॉल a 2pq। ठीक है, हेंस p स्क्वायर, ठीक है, 2pq प्लस q इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हार्डी-विनबर्ग का। ठीक है, तो p स्क्वायर क्या है, p किसकी, एक एलील की वैकेंसी p, फ्रीक्वेंसी p है, दूसरे की q है। ठीक है, और टोटल सम जो है वो 1 है। ठीक है, तो ए हो सकता है, ए हो सकता है, और इसका हेटेरोजाइगस कंडीशन कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है p स्क्वायर प्लस 2p प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी जो है जितना भी है वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन ए पॉपुलेशन डिस्टर्ब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, दिस चेंज इज ड्यू टू इवोल्यूशन। ठीक है, और चेंज जो फ्रीक्वेंसी का अगर होता है एलील में तो वो डिस्टर्ब करता है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, और ये चेंज इवोल्यूशन की वजह से होता है, और ये होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम इसे चेंज ना होने दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल में, here the total number of alleles is 40। ठीक है, 40 में देखोगे
ए वाली कितनी है 26 है, और 1 2 3 4 जो येलो दिख रही है, ठीक है, सॉरी ए वाले 26 है यहाँ पर मान लो, और 14 जो है वो स्मॉल ए है इसमें, ठीक है, समझ गए। तो टोटल में अगर आप काउंट करोगे तो 26 कैपिटल ए है और 14 स्मॉल ए है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कितना हो गया, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए निकालना है मुझे, ठीक है, तो पी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 26 डिवाइड बाई टोटल जितना भी है उसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.65, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू 40 डिवाइडेड बाई टोटल 0.35, तो कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। नंबर ऑफ बीटल्स 20, जीनोटाइप ए कितना है 10, ठीक है, और कैपिटल ए स्मॉल ए कितने 6 और स्मॉल ए कितने 4। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 0.5, ठीक है, 20 में से 10। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए 0.3 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए 0.2, ये भी अगर टोटल करेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि एक का फ्रीक्वेंसी देंगे दूसरे का फ्रीक्वेंसी निकालने को दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आरडी विनवर्क से मिल सकते हैं। आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है म्यूटेशन, ठीक है, और उसके बाद है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और नेक्स्ट है लास्ट है नेचुरल सिलेक्शन। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को, ठीक है। एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है जीन माइग्रेशन, इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। एक पॉपुलेशन से अगर दूसरे पॉपुलेशन में कोई जीन फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसे हम जीन माइग्रेशन कहेंगे। हियर जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन बोथ पॉपुलेशन। मान लो ऑफस्प्रिंग ऑफ इमिग्रेटेड बर्ड्स, एक इसका जो फैमिली में से एक बर्ड था वो इधर आ गया, इस पॉपुलेशन में आ गया, इसका इधर चला गया, ठीक है, दोनों पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज होगी, ठीक है। जीन फ्लो occurs if migration happens multiple times, ठीक है। अगर ये मल्टीपल टाइम माइग्रेशन होगा इधर से उधर तो ये जीन फ्लो, ठीक है, अकर होगा, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। अगर ये अपने अपने पॉपुलेशन में रहे तो वो कांस्टेंट रहेगा, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया जीन माइग्रेशन, कि दो पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इधर का ऑफस्प्रिंग उधर जा रहा है, उधर का ऑफस्प्रिंग इधर आ रहा है, तो भाई उसका जो है जीन फ्लो होगा और जीन माइग्रेशन होगा और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो बाय चांस कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लो इस तरीके से डायग्राम में देखोगे दो तरह के इंसेक्ट थे, ग्रीन और मिट्टी कलर के इंसेक्ट थे। तो मिट्टी कलर वाले दिखते नहीं थे, अब जो इंसान चलता था वो ग्रीन वाले पे पैर रखता था। कुछ बच्चे होते हैं जो दिख रहे हैं उन इंसेक्ट्स को कुचल उचल के मार देते, तो क्या होगा ग्रीन वाले कम हो जाएंगे और जो मिट्टी कलर वाले जो हैं वो उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। समटाइम्स change in frequency is so different in the new sample of population that they become a different species। और ऐसा भी हो सकता है कि ये नई स्पीशीज बन जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे इन रेड वालों का डेथ हो गया फ्रॉक्स का, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, अब इनकी ही पॉपुलेशन यहाँ पर रहेगी, रेड वाले डिस्टिंक्ट हो गए। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर। और मान लो कि ये सारे बीटल्स यहाँ रहते थे या फिर फ्रॉग यहाँ रहते थे और एक आइलैंड था जिसको कोई नहीं रखता था, वहां पर एक पहुंच गया किसी भी तरीके से, तो वो हो गया फाउंडर, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। वो सबसे पहले जाके उस आइलैंड पे रहा, फिर धीरे धीरे बाकी स्पीशीज वहां पे डेवलप हुई, तो इसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो फर्स्ट पॉपुलेशन उस आइलैंड पे पहुंची उनको हम बोलेंगे फाउंडर पॉपुलेशन, और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। थर्ड है म्यूटेशन। ये हमको पता है कि म्यूटेशन इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेरिएशंस, ठीक है। और न्यू वेरिएशंस बनेंगे तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा क्योंकि इसकी वजह से हमारे नए फिनोटाइप बनेंगे। ओवर फ्यू जनरेशन दिस लीड्स टू स्पीशीएशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ओरिजिनल है, म्यूटेशन क्रिएट्स वेरिएशन, अलग अलग 3 कलर के, मान लो स्किन कलर इसको मान लो तो 3 स्किन कलर हो गए। अनफेवरेबल म्यूटेशन सेलेक्टेड अगेंस्ट, मान लो ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ये सर्वाइव नहीं कर पाया, अडेप्ट नहीं कर पाया, ये दोनों बचे। फिर इनमें
रिप्रोडक्शन हुआ और म्यूटेशन हुए, ठीक है, इससे ये वाला कलर, नया कलर अपीयर हुआ। उसके बाद मान लो कि ये फिर अडेप्ट नहीं कर रहा है, फेवरेबल म्यूटेशंस मोर लाइकली टू सर्वाइव, जो फेवरेबल थे इनका म्यूटेशन अच्छा हुआ, जिनमें रॉन्ग म्यूटेशन या लीथल म्यूटेशंस हुए वो एक्सटिंक्ट हो गए, और जिनमें फेवरेबल म्यूटेशन या अच्छे म्यूटेशंस हुए वो सर्वाइव किए। इस तरीके से हम देख सकते हैं ओरिजिनल का स्किन कलर ऐसा था और फाइनली इस तरीके से मिला। तो म्यूटेशन की वजह से ऐसा नए फिनोटाइप्स डेवलप हो सकते हैं। ओरिजिनल फिनोटाइप ऐसा था और बाद में इस तरीके के दो फिनोटाइप हमको देखने को मिले, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये हमें पता है क्रॉसिंग ओवर में होता है, रिशफलिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर की वजह से भी हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम अफेक्ट होगा, क्योंकि नए वेरिएशंस इससे बनेंगे, नए कॉम्बिनेशंस इससे बनेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है नेचुरल सिलेक्शन। 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसमें चीजें स्टेबलाइज होकर एक नैरो बैंड में आना चाहती है। सेकंड डायरेक्शनल सिलेक्शन, मींस वो एक डायरेक्शन में हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, चारों तरफ से वो एक सेंटर में आ रहा है, इसमें वो एक डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। और थर्ड है डिसरप्टिव सिलेक्शन, मींस कहीं से भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई फिक्स डायरेक्शन उसकी नहीं, ठीक है। तो 3 तरीके के नेचुरल सिलेक्शन अर्थ पर होते हैं, ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, हियर मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स मीन कैरेक्टर। मान लो एक मोटा चूहा है, एक एकदम पतला चूहा है, तो इसमें क्या होगा कि एक बीच का चूहा, ना एकदम मोटा ना एकदम पतला, एक बीच का चूहा जो है वो सेलेक्ट होगा, वो सरवाइव करेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल जो है वो एक्वायर करेंगे मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस, ठीक है। फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, हम मान लो इधर बहुत मोटे इधर बहुत पतले, तो वो बीच में आना चाहिए। पीक गेट्स हायर एंड नैरो, ठीक है, पीक जो है वो ऊपर जाता जाएगा, नैरो, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद फिनोटाइप, ठीक है। तो जो मीन कैरेक्टर है, मान लो हाइट की बात करो, एक 7 फीट के थे, कुछ 4 फीट के थे, तो मीन हाइट हम देखते हैं कि अराउंड 5 फीट जो है वो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और उस तरीके के हमको ज्यादा ऑर्गेनिज्म उस पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसमें जो वेरिएशन है उस पॉपुलेशन में, उसका मीन जो बीच का है, मान लो वेट ले लो, हाइट ले लो, या जो भी चीज ले लो, उसकी मीन पे वो नेचुरल सेलेक्ट करेगा। तो जितने ऑर्गेनिज्म उस मीन पे पहुंचेंगे उतना उनके सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। Second है directional selection. Here individual of one extreme value other than mean character are more favored. ठीक है, मान लो एक तरफ, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइट वाले जिराफ जो है वो सेलेक्ट हुए, और जो छोटे वाले एनिमल्स थे वो सेलेक्ट नहीं हुए, वो मर गए। तो इंडिविजुअल एक एक्सट्रीम वैल्यू वाले वो सेलेक्ट हुए, मान लो जिनकी ज्यादा हाइट थी वो सेलेक्ट हुए, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। पीक शिफ्ट टू वन डायरेक्शन, पीक जो है वो एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। ये देख रहे हो, यहाँ पे गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा हो गया, मीन्स वो इस तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नेचर के अकॉर्डिंग, अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम में जैसे दिख रहा है कि हाइट, ज्यादा हाइट वाले जो है वो सेलेक्ट हुए, जो कम हाइट वाले एनिमल्स थे वो सेलेक्ट नहीं हुए, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद है डिसरप्टिव सिलेक्शन, है इंडिविजुअल ऑफ बोथ एक्सट्रीम्स, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम से पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रक्टिव कर्व, ठीक है। दोनों तरफ एकदम, मान लो हाइट वाले एकदम हाइट वाले सेलेक्ट हुए और एकदम छोटी हाइट वाले सेलेक्ट हुए, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें फिनोटाइप्स फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इस तरीके से होगा, इधर एक्सट्रीम वाले सेलेक्ट होंगे, इधर एक्सट्रीम वाले होंगे, मीडियम वाले जो है वो मीन वैल्यू वाले यहाँ पर सेलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। एकदम ज्यादा हाइट वाले सेलेक्ट हो गए मान लो, और एकदम कम हाइट वाले सेलेक्ट हुए, बीच वाले जो थे वो सेलेक्ट नहीं हुए, वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो 3 तरीके का नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है एक टाइम पे, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये 3 तरीके का यहाँ पे दिया है, जैसे एग्जांपल बॉडी साइज, ठीक है। फर्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसमें पीक गेट्स हायर एंड नैरो। सेकेंड है डायरेक्शनल, जिसमें पीक जो है वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। और थर्ड है डायरेक्शनल, जिसमें थर्ड जो है वो हमारा डायरेक्शनल नहीं है, थर्ड हमारा जो है वो डिसरप्टिव सिलेक्शन है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थर्ड जो है डिसरप्टिव, जिसमें एक्सट्रीम, दो एक्सट्रीम में जो सेलेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे फर कलर ऑफ रेड, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टेबलाइजिंग में क्या होगा,
जो बीच वाला जो कलर है एकदम एक तरफ व्हाइट एक तरफ एकदम ब्लैक है, तो बीच वाला जो है वो सेलेक्ट होगा, ठीक है, ना एकदम व्हाइट ना एकदम ब्लैक, ठीक है। डायरेक्शनल में क्या होगा, व्हाइट वाले से ब्लैक की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो, ठीक है, तो ब्लैक वाले जो है वो सेलेक्ट होंगे, ठीक है, डायरेक्शनल में। और डिसरप्टिव में क्या होगा, एकदम व्हाइट वाले और एकदम ब्लैक वाले, ऐसा हम देखने को देखते हैं। व्हाइट चूहे होते हैं और ब्लैक चूहे होते हैं, वो भी हमें देखने को मिलते हैं, और डिफरेंट कलर वाले भी अलग अलग जो है कंट्रीज में देखने को मिलते हैं, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन, ठीक है। तो इंडिया में एकदम ब्लैक चूहे देखने को मिलते हैं हमें, और व्हाइट चूहे कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, या फिर व्हाइट चूहे देखने को मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन से वो बने हैं, एकदम व्हाइट और एकदम ब्लैक, बीच वाला कलर हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। जो भी एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक होंगे, वैसे तो एनसीईआरटी लेवल और नीट लेवल सारे टॉपिक कवर हो गए, कुछ एक्स्ट्रा होंगे तो वो मैं एक वीडियो बना के यहाँ पे डाल दूंगा। वैसे ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।